हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे 14/9/2023 को हुए एग्जाम की। ये किस तरह का पैटर्न था, क्या था, इस पर हम बात कर लेंगे। देन उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम वो श्रृंखला पहले करेंगे। क्रिया आधारित उद्गम है तो वो क्या है, करके, यानी डूइंग, यानी यहाँ पे करके इम्पोर्टेंट है। यानी क्रिया तभी हो सकती है जब आप करेंगे। ठीक है, फंक्शन करके सीखने। देखिए एनसीएफ 2005 की बात की जाए तो उसने कहा था कि बच्चों के ज्ञान को आपको क्या करना, बाहरी वातावरण से जोड़ना। देन उसके बाद क्या है कि करके सीखने पर जोर देना है। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है तो वह आश्रित चर। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है तो आश्रित चर। देखिए चर दो टाइप के होते हैं, जब भी आप रिसर्च करेंगे तब आप देखेंगे। तो एक स्वतंत्र चर, एक आश्रित चर। आश्रित चर क्यों कहा जाता है विद्यार्थियों को, कि ये डिपेंड होता है शिक्षक पर, ये डिपेंड और शिक्षक बेस्ड हुए पाठ्यक्रम पर, यानी सिलेबस पर। वो सिलेबस से अलग नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आश्रित चर कौन हो गया, यहाँ पे आश्रित चर कौन हो गया, विद्यार्थी है। जो किसी पे डिपेंड है वो आश्रित चर हो गया। जैसे मैं किसी भी केमिकल का या किसी, यानी आप इस तरह समझिए जैसे मैं योग अभ्यास कर रहा हूँ और योग अभ्यास का इफेक्ट देखना चाहूँ बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर, समायोजन पर और एकाग्रता पर। तो यहाँ पे जो मेरे स्वतंत्र चर हो जाएगा वो हो जाएगा योग अभ्यास, और आश्रित चर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन, एकाग्रता। क्योंकि मैं किसका असर देख रही हूँ, योगा का। तो जिसका हम असर देखते हैं वो हमारा स्वतंत्र हो जाता है, जिस पर देखते हैं वो हमारा आश्रित हो जाता है। जो स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है, और मध्यवर्ती चर भी होते हैं। मध्यवर्ती चर ऐसे तरह के होते हैं कि उनका प्रभाव आपके स्वतंत्र और आश्रित चर दोनों पर पड़ सकता है। ठीक है, जैसे मैं योग अभ्यास करा रही हूँ उस समय शोरगुल ना हो, ये क्या है, ये मध्यवर्ती चर है। और बच्चों की एज लिमिट, या हो सकता है कि बच्चा पहले से ही योग अभ्यास करके आया हो, तो इस तरह से ये सब होते हैं। जैसे उनकी शिक्षण शैली या अभिभावकों की भागीदारी। पाठ्यक्रम को यहाँ पे मध्यस्थ चर के रूप में जाना जाता है। ये पाठ्यक्रम जो है उनका मध्यस्थ चर है। शैक्षिक उद्देश्य का मूल उद्देश्य स्रोत है तो वो है मानव अनुभव। शैक्षिक उद्देश्य का यानी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो होता है मानव अनुभव। उद्देश्य, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है, अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है। यहाँ पे है मापन में कठिन है, प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है, उपयुक्त सभी। यहाँ पे है दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में, तो ये है उद्देश्य चयन में। पारंपरिक शिक्षण है तो यह कौन सा शिक्षण है, तो वो है निगमन। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है तो वो हो जाती है व्याख्यान विधि। शिक्षण का लक्ष्य है तो वो कैसा लक्ष्य हो जाएगा शिक्षण का, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि शिक्षण का लक्ष्य है तो यहाँ पे छात्रों की क्रिया में शामिल करना, ज्ञान निर्विष्ट करना, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। तो ये शिक्षा है वो क्या करती है, व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाती है। क्योंकि हाँ, एजुकेशन ने ही आज हम लोगों को इस तरह का करा है। तो ये सब क्या है, हमारे व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की, तो ये किसने की थी, तो ये मॉन्टेसरी ने की थी। मॉन्टेसरी का क्या होता है, याद रखिए, मॉन्टेसरी मेथड होता है। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना मॉन्टेसरी ने 6 जनवरी 1907 को सैन लोरेंजो, यहाँ पे सैन लोरेंजो नामक स्थान पर बाल गृह नाम से की। इससे बालकों का बड़ा लाभ हुआ है। मोंटेसरी पद्धति का प्रचार होने लगा है। मोंटेसरी विधि के उपयोग से पिछड़े बालकों ने आश्चर्यजनक ढंग से प्रगति की है। देखिए यहाँ पे टीचिंग मेथड है इसके मोंटेसरी पद्धति में, और बच्चों को उनकी 5 जो इंद्रियां हैं उनके जरिए ये एजुकेशन देने की बात कहती हैं। विश्लेषण, रचना, विकास और क्रियान्वयन, मूल्यांकन, ये क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है, ADDIE मॉडल है। ADDIE मॉडल है। इनको क्या कहा जाता है, तो ADDIE मॉडल पर आधारित है। ADDIE एक शिक्षण मॉडल है जिसका उपयोग अनुदेशनात्मक डिजाइनरों
और प्रशिक्षण विकासकर्ता द्वारा प्रभावी शिक्षण अनुभव बनाने के लिए किया जाता है। ADDIE मॉडल प्रभावी ई लर्निंग पाठ्यक्रम बनाने के लिए निर्देशात्मक डिजाइनरों के लिए एक पुनरावृत्त, गतिशील और लचीला दिशा निर्देशक का प्रतिनिधित्व करता है। किसी आयु में बच्चे बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकता है जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो यहाँ पे किस आयु में, तो याद रखिएगा वो होती है 7 वर्ष की आयु, जब वो इस तरह के पसंद करते हैं। केरल यहाँ पे है गिलगिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की आलोचना की है। तो वो है नारीवादी दृष्टिकोण से। यहाँ इन्होंने क्या करा है, कोहलबर्ग ने कि इसमें जो मतलब नारी हैं उनके लिए कोई भी अपना सिद्धांत नहीं दिया है। तो इसलिए केरल जो यहाँ पे गिलगन है उन्होंने इनके जो है नैतिक विकास उसकी आलोचना की है। सीटेट वालों ने जरूर पढ़ा होगा कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत या नैतिक विकास, बहुत पूछा जाता है। सहसावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बालावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो सहसावस्था में कौन सी संस्था महत्वपूर्ण है, प्राथमिक, और यहाँ पे आ जाए बालावस्था की आ जाती है तो ये माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी उपचार, निदान और यहाँ पे प्रतिपुष्टि का मतलब हो गया फीडबैक। मानव संबंध कौशल, प्रकरण क्षमता, शिक्षण विधियों में विशेषज्ञता और संचार कौशल। यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। तो वो थे सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। पाठ्य पुस्तक मदद करती हैं। तो होता ए और बी, यानी छात्रों को मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों का मार्गदर्शन। यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है ये आने वाले टाइम में ऑप्शन के साथ, छात्रों शिक्षकों के मार्गदर्शन करने में। तो यहाँ पे जो मतलब करेक्ट माना जाएगा वही माना जाएगा, और अलग भी इन्हें रखा जा सकता है, क्योंकि बिहार में कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है, तो वो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता का जो है पुस्तकालय भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय है। कब ये पारित कर की गई थी, तो ये है 1948 में। 1947 में स्वतंत्र, 1948 है, 1948 में। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, तो ये है वैज्ञानिक। शिक्षकों मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांशों द्वारा महिमा मंडित किया गया है, क्योंकि ये क्या करता है, वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वह है सहायक के रूप में। एक अच्छे मूल्यांकन में ड्रेस होता है, तो यहाँ पे अच्छे मूल्यांकन की बात होती है, तो वैधता और यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठता, पक्षपात और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अच्छे मूल्यांकन की बात होगी तो यहाँ पे हमेशा वैधता होती है, वैधता और विश्वसनीयता उसका अच्छा पाठ होता है। एक अच्छे मूल्यांकन में वैधता होती है। इसके अलावा एक अच्छा मूल्यांकन निष्कर्षों संश्लेषित करता है और सहायक साक्ष्य के साथ एक स्पष्ट निदान देता है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है, यहाँ पर विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, प्रयोजकता और वस्तुनिष्ठता और नियोजन भी होता है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो वह है वाद विवाद। रचनात्मक या निर्णयात्मक मूल्यांकन, यहाँ पे योगात्मक या संकलात्मक मूल्यांकन, और सशक्त और व्यापक मूल्यांकन, यानी जिसको कहते हैं CCE। मूल्यांकन संबंधित है तो उपरोक्त सभी विषय, उद्देश्य, अधिगम प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है, तो वो है यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है।
इन्होंने पूछा है कि कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है, यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। पाठ्यक्रम भाग है शिक्षण, पाठ्यचर्या और वर्ग कक्षा और समाज। तो पाठ्यक्रम किसका भाग है, तो याद रखिएगा पाठ्यचर्या, शिक्षण और यहाँ पे वर्ग कक्षा और समाज। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमें जो सबसे नज़दीक मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, तो जो माना गया वो पाठ्यचर्या ही है, क्योंकि पाठ्यक्रम दे दिया है बट पाठ्यचर्या का ही भाग होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रम, जबकि पाठ्यक्रम का कक्षा विशेष के किसी विषय विशेष से संबंधित है। यहाँ पे है मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं के कितने भागों में बांटा है, तो वो 5 वर्गों में बांटा है। ठीक है, जिनमें सबसे एंड में इन्होंने क्या करा है, आपको गौतम बुद्ध वाली अवस्था, ठीक है, आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसको कहा है, वहाँ उसकी प्राप्ति हो जाती है। देहिक आवश्यकता, पहले आदमी अपनी देह की आवश्यकता पूरी करता है, फिर अपनी सुरक्षा की, फिर उन्होंने कहा है कि वह क्या करता है, स्नेह की आवश्यकता यानी संबद्धता देखता है लोगों के साथ, फिर सम्मान की आवश्यकता उसके अंदर पैदा हो जाती है, फिर वो आत्मसिद्धि की ओर की आवश्यकता पैदा हो जाती है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है, तो यह है जीवित प्राणी की, क्योंकि लर्निंग क्या है, जीवन पर्यंत चलती है। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है, तो वह है जातिगत अनुभव। यहाँ पे है आयामी शिक्षण सामग्री है उपयुक्त सभी, चार्ट, मॉडल और विषय वस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है, तो यहाँ पे करके सीखना, ठीक है, डूइंग वाइल लर्निंग वाले प्रोसेस की तरह है। 30 क्वेश्चन आपकी साइकोलॉजी के होते हैं, देन उसके बाद जो है हमारा रीजनिंग यानी जीएस और जी के का पार्ट आ जाता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस यानी 1938 में यहाँ पे हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या किस तरह की उपाधि दी थी, ये बताएंगे। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो वो होता है खजियार। मिनी स्विट्जरलैंड खजियार है। यह डलहौजी यानी हिमाचल प्रदेश के पास एक छोटा शहर है, जो पर्यटकों जंगलों, झीलों और प्राकृतिक खूबसूरती का एक अनूठा संयोजन प्रदान करता है। पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। पीई क्या दर्शाता है, पीई क्या दर्शाता है, तो ये कमाई की गई कीमत यानी प्राइस टू अर्निंग दर्शाता है। पी से हो गया प्राइस और ई से हो गया अर्निंग। चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था, तो वो थे बंगाल और बिहार। चौकीदार विरोधी अभियान, जिस तरह से अभी गेट बंद सोसाइटी होती है उसी तरह से पहले लोगों पे इस तरह से होता था। चौकीदारी विरोधी अभियान 1930 बिहार और बंगाल में सक्रिय था। इसके अंतर्गत लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था, यानी चौकीदारी कर देना क्या था, बंद था। जिस तरह से आपको पता है कि गेटबंद कॉलोनी में अगर चौकीदार होता है तो उसका जो पेमेंट है वो जितने घर हैं उनमें डिवाइड हो जाता है, उनसे लिया जाता है। इसी तरह से पहले चौकीदारी के नाम पर कर वसूला जाता था, उसको लोगों ने देना बंद कर दिया था। चौकीदारों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है, तो 10 का मतलब होता है दल बदल, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। आठवीं अनुसूची आधारित है भाषाओं से, जिसमें पहले 22 थी, पहले 18 थी, फिर 22 थी, अभी 24 है। अभी भी 22 भाषाएं हैं,
ठीक है, नवी नवी जो है भूमि सुधार से है, 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल विरोधी है और 11वीं पंचायती राज व्यवस्था से है। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है और वह क्रिकेट खेल में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? जब क्रिकेट खेला तो मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद यहाँ पे चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं? तो यह है बोरा चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, बस याद रखिएगा यह आंसर ये है भरपूर होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं, असम में बोरा चावल उगाया जाता है। बोरा एक प्रकार का चिपचिपा चावल है जो प्रतिऑक्सीजन कारक से भरपूर होता है। इस तरह के चावल खाने से स्वास्थ्यकर होते हैं यानी हेल्दी होते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होते हैं, तो ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों ही चीज़ हमें ईंधन से प्राप्त होती है। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। वे अपने भोजन यानी शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। तो सांपों के क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सही, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा ए। यानी क्या कहते हैं वो, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं, वे अपना शिकार सीधा निगल जाते हैं। सांप का भोजन मेंढक, छिपकलियां, पक्षी, चूहे होते हैं। अन्य प्रश्नगत सांप के संदर्भ में सत्य है क्योंकि हमसे असत्य पूछा गया था। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ क्या हैं? गुजरात के सापेक्ष पूछी हैं, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व और यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति क्रमशः उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व होती है। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आकलन के बारे में सही नहीं पूछा जा रहा है, बाद बाकी सही है। तो ये मानव संदर्भित आकलन सैद्धांतिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सही नहीं है, तो बाद बाकी सब सही है। मानव संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है या खड़ी है। दूसरा बताता है कि मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम्य निपुणता का मूल्यांकन कराना है। मानदंड संदर्भित आकलन यहाँ पे है नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अधिगम डॉट यानी अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, छोटा, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तो ये कैसी हो जाएंगी? महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। यहाँ पे क्या है, ये कैसी है? तो यहाँ पे यह है महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं है, क्योंकि ये अधिगम अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं होती हैं। इन अवधारणाओं को प्री स्कूल वर्षों के दौरान बच्चों में विकसित किया जाता है, यानी 7 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले जोड़ी बनाना, तुलना करना, क्रम में जमाना और संख्या को बिना गिने आकलन करने को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणितीय अधिगम सामग्री है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। गणितीय अधिगम सामग्री पूछा जा रहा है, स्वयं अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही है? उपयोग कर रही है। दूसरा है ये कक्षा में यहाँ पे अधिगम वातावरण का निर्माण करने में भी मदद करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने में का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यहाँ पे भिन्न डिस्क का उपयोग। यदि किसी पुस्तक का यहाँ पे क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है तो पुस्तक की यहाँ पे बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पे क्या करना, दशमलव के 2 स्थानों तक सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 8.69, क्योंकि लाभ निकालना है तो हमने वस्तु को मान लिया 100 और इस तरह से माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो इस तरह से रखा जाएगा। तो चलिए आज की यहाँ पे है ग्राम में क्या है, वजन है, तो सेंटीमीटर में क्या होते हैं, तो लंबाई होती है। यहाँ पे बांटों की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता जुलता है। यानी बाद बाकी सब मिलने पर वो नहीं मिल रहा हो। तेंदुआ, पैंथर और शेर। और जबकि लोमड़ी, लोमड़ी कैसी है, लोमड़ी को छोड़कर अन्य सभी बिल्ली की प्रजाति हैं। तेंदुआ और यहाँ पे पैंथर और शेर, जबकि विकल्प डी अविष्ट उत्तर होगा। लोमड़ी क्या है, इसकी प्रजाति नहीं है। 3, 5, 9, 17 और 33 यहाँ पे प्रश्नगत श्रृंखला निम्न प्रकार बनेगी। यानी +2 +4 +8, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का 32। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, फिर क्या करना है, 2 का प्लस कर गुणा कर देना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65। तो मैं आपको म्यूजिक को क्या लिखेंगे ये बताना है। तो जिस तरह ये है उसी तरह है। तो यहाँ पे -1 हुआ है, -1 से हमारी ये श्रृंखला कंप्लीट हुई है पहली वाली। तो म्यूजिक की भी श्रृंखला हमारी इसी तरह माइनस से कंप्लीट होगी। रघु और बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है। ठीक है, ये दोनों कौन हो गए, भाई भाई हो गए। यहाँ पे इधर चलिए, यहाँ पे रघु और रामू कौन हो गए, रघु और रामू कौन हो गए, भाई भाई हो गए। बाबू की बहन क्या है, रीमा है। और रीमा के पति क्या है, राजन है। तो रघु की माता लक्ष्मी है। ठीक है, तो लक्ष्मी के पति राजेश हैं। तो राजेश और राजन में किस प्रकार का संबंध होगा? तो बहन कौन है, रीमा है। और रीमा का हस्बैंड है कौन, राजन। और राजेश कौन है, तो याद रखिएगा रीमा का पिता। तो ये सब प्रश्न हो जाएगा ससुर, ये उसका दामाद। तो राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? तो राजेश पूछा जा रहा है राजन से, तो वो हो जाएगा उसका ससुर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दामाद भी दे रखा है। इस तरह से इसे डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो आज की श्रृंखला में हमने अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जो ज़्यादातर मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आपके स्टेट में रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।